हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी के अगले क्रम में, अगले सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और जिस समय 1947 के बाद यानी 1950 तक कितने राज्य थे, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो कि आज वर्तमान में है भारत में, उनका अस्तित्व कैसे आया, एक एक करके हम लोग उसका वर्णन करेंगे। कौन कौन सी समितियां थी, किस किस समितियों ने मिलकर इस पे काम किया था और कौन महत्वपूर्ण समिति थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को कि क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आखिर है क्या। तो सबसे पहले जून 1948 में, जून 1948 में, 1948 में, चूँकि देश स्वतंत्र होने के बाद आप सभी को पता है कि जो रियासतें थीं या जो भी राज्य थे, उस समय देश जब स्वतंत्र हुआ था तो मात्र 14 राज्य, 14 राज्य थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी और राज्यों की संख्या जो है वह 14 थी। कब? जब देश स्वतंत्र हुआ था तब। उसके बाद से क्या हुआ, तो चूँकि देशी रियासतों का जो शेष भारत में एकीकरण हुआ विशुद्ध रूप से, अस्थायी व्यवस्था के रूप में जो एकीकरण हुआ भारत में, उसके बाद से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए आवाज़ उठने लगा, जिसके चलते जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का, एक आयोग का गठन किया, जो आयोग जो है दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यानी इसका गठन किया गया जून 1948 में और रिपोर्ट यह आयोग, यह कमेटी प्रस्तुत किया दिसंबर 1948 में। एस.के. धर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए। लेकिन जब यह दिसंबर में पेश हुआ तो भाषाई कारक के बजाय यह जब पेश किया गया इस एस.के. धर की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसमें सिफारिश की गई कि राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर अलग अलग राज्यों के रूप में वितरित करना चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और विरोध होने के चलते एक अलग असंतोष फैल गया, जिसके कारण दिसंबर 1948 में ही एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया जिसका नाम था JVP समिति। अर्थात यह 3 लोगों का मुख्य रूप से नाम है JVP। जैसे जवाहरलाल नेहरू, जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू और जे मीन्स यहाँ होगा जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब हुआ पट्टाभी सीता रमैया। पट्टाभी सीता रमैया
यह 3 लोगों का समिति एक गठित हुआ दिसंबर 1948 में, यानी सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया अस्केधर की अध्यक्षता में जून 1948 में। जो आयोग दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट पेश किया, लेकिन वह भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए सिफारिश न देकर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए सिफारिश किया, जिसके चलते भारत में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया, राज्यों में असंतोष फैल गया। और फिर पुनः एक अलग आयोग दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की गई, जिसको जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह समिति, जेवीपी समिति जो है, यह समिति अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें बताई कि राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर ही गठन करना उचित होगा। राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बल्कि किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन करना ही सही होगा। जिसके चलते कांग्रेस का एक नेता जिनका नाम जो मद्रास के तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने, जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। मद्रास के तेलुगु भाषाई जो लोग थे, उनके कांग्रेस के एक कमेटी के एक अध्यक्ष पोटी श्रीरामुलु ने 53 दिन का महाराष्ट्र में भूख हड़ताल किया, जिसके चलते इनके डेथ हो गया। इसलिए विवश होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को मान्यता दिया गया। अर्थात जो 1953 में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का विवश होकर देना पड़ा मान्यता, वह पोटी श्रीरामुलु जो मद्रास के तेलुगु भाषी थे, 53 देश के भूख हड़ताल के बाद जब उनका डेथ हो गया, तो भारत सरकार को विवश होकर 1953 में भाषाई आधार पर एक अलग कमेटी, एक अलग समिति का गठन करना पड़ा, जिसका नाम था फजल अली। जिसका नाम था जिस समिति का फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में, दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया भारत सरकार की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। और इनके अन्य 2 सदस्य और थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो के एम पडिक्कर और कौन सदस्य थे इसके? तो एन कुंजरू 2 अलग और मेंबर थे इस समिति के। यानी दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने जो एक भाषाई आधार पर एक और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो कमेटी का गठन करना पड़ा भारत सरकार को, उसके अध्यक्ष थे फजल अली। यानी फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 2 अन्य सदस्य के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू थे।
यह दोनों ने अपना रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष 1955 में प्रस्तुत किया। यह कमेटी जो 1953 में गठित की गई फजल अली की अध्यक्षता में, उसको 1955 में यह कमेटी ने अपना प्रस्ताव पेश किया और बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही करना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही करना चाहिए। तो चूंकि 1953 में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य था आंध्र प्रदेश, यानी पूछा जाए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित कौन सा राज्य है देश का, तो था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन किया गया 1953 में। और उसी समय फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति का भी भाषाई आधार पर गठन किया गया, जिस समिति ने सिफारिश की कि हाँ राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही करना चाहिए। जिसके चलते तो दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। यानी आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कब किया गया, 1953 में किया गया। लेकिन मान्यता कब मिला, तो मान्यता 1956 में मिला, 1956 में जाके मान्यता मिला। अब कब मिला, तो सातवां संवैधानिक संशोधन संविधान में करके 1956 में सातवां संवैधानिक संशोधन हुआ और इसी में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मान्यता दिया गया, मान्यता प्रदान की गई, जिसके बाद एक एक करके राज्यों का पुनर्गठन हुआ। चूंकि सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 में केवल भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों का इसमें संशोधन किया गया। जैसे राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होना, वह हो गया, या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद जब पूरा पढ़ेंगे उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में यह आएगा, भाग 20 में आएगा। जब यह भाग 20 हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 368, तो टोटल क्लियर हो जाएगा कि एक से पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ और अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं संविधान में, इसकी चर्चा हम लोग वहाँ पे करेंगे। हालांकि कुछ और मित्रों का डिमांड था, जैसे आप लोगों के माध्यम से कमेंट में, कि मौलिक अधिकार क्या है, या फिर से अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 50 तक पढ़ाया जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ेंगे तो भाग के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे पहला भाग पढ़ रहे हैं तो पहला भाग में कितने अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने अनुच्छेद है उसका टोटल विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट अनुच्छेद पढ़ना ही पॉलिटी का क्वेश्चंस नहीं है। डायरेक्ट अनुच्छेद पढ़ाना भी डायरेक्ट पॉलिटी का स्रोत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में ये नहीं कि केवल अनुच्छेद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन भाषाई आधार पर जितना अभी तक हम लोग वीडियो देख चुके हैं या वीडियो आगे किया जाएगा या किया जा रहा है, उस सबसे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम लोगों को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, न कि केवल ऐसे देखने के लिए। एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, इसलिए हम लोगों को सभी टॉपिक पर चर्चा करते हुए जाना है। इसलिए यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग का भी चर्चा करना जरूरी है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित कब हुआ, गुजरात कब गठित हुआ, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षार्थियों द्वारा यह देखा जा सकता है वीडियो, और वह जाके परीक्षा में या देख सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ये नहीं कि केवल अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। हालांकि रही बात अनुच्छेद के, तो अनुच्छेद तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक संविधान हमारा क्लियर ही नहीं हुआ। लेकिन शुरू जब है तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग आज पढ़ लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बाद अनुसूची पढ़ेंगे, फिर अनुसूची के बाद पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट के बाद उसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो टोटल क्लियर हो जाएगा, हमारा पूरा पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को सब कुछ देखना है। तो चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पर अगर हम चलें, यानी सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत यह, तो 1956 में इसको मान्यता मिला। अब उसके बाद से हम लोग देखें कि
जब 1950 यानी 1950 या 1947 से 1950 या 53 तक कितने राज्य थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्यों में कौन कौन सा राज्य था आप देख सकते हैं। तो 14 राज्यों में राज्य उस समय थी जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले मान्यता जब नहीं मिला था, उससे पहले 14 जो राज्य थे वो कौन कौन राज्य था? तो आंध्र प्रदेश हुआ, फिर से असम हुआ, फिर बिहार हुआ, बम्बई हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, केरल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, मद्रास हुआ, मैसूर जो कि आज कर्नाटक है, मैसूर हुआ, उड़ीसा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। ये 14 राज्य थे। उसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ शासित प्रदेशों में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, और लक्षद्वीप का उस समय नाम था लकाद्वीप मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह उस समय था, जो कि इस समय लक्षद्वीप है। फिर मणिपुर और त्रिपुरा, 6 केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश थे और 14 स्टेट राज्य थे। 15वां राज्य जो है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि भारत में रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया। चूँकि जम्मू कश्मीर को हस्तांतरित पत्र द्वारा, सिग्नेचर के द्वारा, जूनागढ़ को लोकमत के द्वारा, और हैदराबाद को सैन्य शक्ति के द्वारा भारत में विलय कराया गया उस समय। 15वां राज्य जो था वह बना 15वां राज्य, 14 राज्य तो थे, 15वां राज्य बना गुजरात। 15वां राज्य बना गुजरात। कब बना? 1960 में। चूँकि महाराष्ट्र और सौराष्ट्र दोनों एक ही था। महाराष्ट्र जो उस समय बम्बई था, बम्बई वह 2 भागों में बट गया, एक में महाराष्ट्र में और एक गुजरात में, 2 पार्ट में बट गए। तो 15वां राज्य बना कौन? गुजरात बना। 14 राज्य तक हम लोग देख चुके थे, 14 राज्य थे यानी आंध्र प्रदेश तक। उसके बाद से 15वां राज्य बना गुजरात। तो कब बना? तो 1960 में बना। किससे कटकर बना? किस राज्य से कटकर बना? तो मुंबई से कटकर बना। फिर से चूंकि गुजराती भाषी लोगों के लिए बना था, 15वां राज्य बना। फिर 16वां राज्य कौन बना? तो 16वां राज्य बना नागालैंड। 16वां राज्य बना आपका नागालैंड। और ये कब बना? तो ये बना 1963 में। ये बना 1963 में। नागा पहाड़ी और असम के बाहर के त्वेत्सांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया 16वें राज्य के रूप में। तो इससे पहले किसके नियंत्रण में था? तो 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में था। तो 16वां राज्य बना नागालैंड। नागालैंड में एक चीज़ और हम मिला सकते हैं कि यहाँ की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली जाती है। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी किस राज्य में बोली जाती है? तो नागालैंड में बोली जाती है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर 17वां और 18वां राज्य। तो 17वां राज्य कौन बना? 18वां राज्य कौन बना? ये बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 17वां राज्य आपका बना हरियाणा और चंडीगढ़। हरियाणा व चंडीगढ़। यह अब किससे कट के बना? तो यह बना कटकर हिमाचल प्रदेश से कटकर बना हरियाणा व चंडीगढ़। कब बना? तो 17वां राज्य के रूप में 1966 में। 1966 में 17वां राज्य हरियाणा और चंडीगढ़। और 18वां राज्य जो बना वह बना हिमाचल प्रदेश। कब? 1971 में। HP हम लिख सकते हैं, या हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य बना। वह कब बना? 1971 में भारत में शामिल हुआ। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को कब मिला? 1971 को 18वें राज्य के रूप में। ठीक, 19वें राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो 19वां, 20वां और 21वां
यह 3 राज्य को देखा जाए, 19वां, 20वां और 21वां राज्य, तो 19वां राज्य कौन था? तो 19वां राज्य था मणिपुर। 19वां राज्य कौन था? तो 19वां राज्य था मणिपुर। 19वां राज्य मणिपुर। 20वां त्रिपुरा। 19वां राज्य मणिपुर, 20वां त्रिपुरा। 20वां त्रिपुरा था। उसके बाद से कौन सा राज्य बना? तो 20वां के बाद 21वां जो राज्य था वो मेघालय था। मेघालय 21वां राज्य मेघालय बना। इन तीनों का गठन कब किया गया? तो इन तीनों राज्यों का गठन 1972 में किया गया। 1972 में। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया? तो 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 19वां, 20वां तथा 21वां राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 19वां, 20वां और 21वां राज्य के रूप में दर्जा मिला 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 में। 22वां संविधान संशोधन जब 1969 में हुआ था और इसको लागू किया गया 1972 में। ठीक इसी क्रम में अगर हम आगे चलें, आगे की ओर चलें अगर, तो 22वां राज्य अगर देखें तो 22वां राज्य अगर हम देखें कि 22वां राज्य कौन था, तो 22वां राज्य सिक्किम था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22वां राज्य जो सिक्किम था, अभी हाल ही का CPO-SI का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, एग्जाम्स जो हुए हैं उसी में पूछा गया था, इससे क्वेश्चंस आए थे। तो 22वां राज्य वह कौन था? तो 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिला सिक्किम को। आपको पता भी होगा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो 22वां राज्य जो है वो सिक्किम है। और सिक्किम को कब? तो चूंकि 1947 में ब्रिटिश शासन जब समाप्त हो गया, तो 1974 में 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 में 22वां राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। 22वां राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, अर्थात 22वां राज्य के रूप में दर्जा सिक्किम को प्राप्त हुआ कब? 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 में यह काम हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है अभी हाल ही के एग्जामों में। उसके बाद से वैसे ही अगर इसी क्रम में हम देखें आगे की ओर कि 23वां राज्य के रूप में कौन बना, 24वां राज्य के रूप में कौन बना, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सिक्किम को भारत संघ में किस संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 35वां संवैधानिक संशोधन। कब शामिल किया गया? 1974 में। किस राज्य के रूप में शामिल किया गया? 22वां राज्य के रूप में शामिल किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वैसे ही इसी क्रम में अगर चलें, 23वां, 24वां और 25वां, 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य, इन तीनों की चर्चा करें तो कौन कौन सा राज्य था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यह 23वां, 24वां और 25वां राज्य के रूप में इनको दर्जा प्राप्त हुआ। अब यह कब प्राप्त हुआ? तो यह हुआ 1986 में। 1986 में 1986 में 1986 में। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश था वो भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना रहा था, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश था 1972 तक। उसके बाद से 1986 में अरुणाचल प्रदेश, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1986 में 23वां, 24वां और 25वां राज्य बना। 23वां राज्य कौन बना? मिजोरम बना। कब बना? 1986 में। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश कब? 1986 में। 25वां राज्य गोवा बना कब? 1986 में। अब गोवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में गोवा और दमन दीव, 3 क्षेत्र थे, गोवा और दमन दीव, इन तीनों को अधिकृत किया गया। कब? 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के द्वारा। चूंकि गोवा जो है वो भारत में पहले से शामिल नहीं था,
तो 1962 में 12वां संवैधानिक संशोधन किया गया, 12वां संवैधानिक संशोधन, और पुलिस कार्रवाई के द्वारा 1962 में इसे शामिल कर लिया गया। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1986 में। किस राज्य के रूप में? 25वां राज्य के रूप में। किसको? तो गोवा को मिला। किसको मिला? तो गोवा को मिला। इसी क्रम में हम अगर आगे चलें आगे की ओर कि 25वां के बाद 26वां, 27वां और 28वां राज्य जो है उसको कब 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 दर्जा मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसी क्रम में अगर हम आगे चलें, 26वां राज्य, 27वां, 28वां, इसी क्रम में अगर चले हम तो 26वां, 27वां, 28वां छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब देखिए इसमें क्या हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ। कब ये तीनों अलग हुए? तो ये तीनों अलग हुए 2000 ईस्वी में। ये तीनों अलग हुए 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में तीनों 2000 ईस्वी में तीनों पृथक हुए, अलग हुए। कौन कौन राज्य? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो झारखंड कौन राज्य बना? 28वां राज्य बना। झारखंड 28वां राज्य बना, 27वां उत्तराखंड बना, 26वां छत्तीसगढ़ बना। कब बना? सन 2000 में बना। तो जो छत्तीसगढ़ बना वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो बना। झारखंड बिहार से अलग होकर झारखंड बना। अब चूंकि बिहार स्पेशल के लिए अगर हो तो मैप से आप इसका, अगर भूगोल सबसे ज़्यादा भूगोल देखना तो मैप से याद कीजिए। मैप सबसे अच्छा रहेगा भूगोल के लिए। कुछ चीज़ें किताबों से पढ़िए, अधिकतर चीज़ें मैप से याद कीजिए। फिर उसके बाद से जो 29वां राज्य बना तेलंगाना, 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से कट कर बना तेलंगाना। तेलंगाना बना कब? 2014 में। 2014 में। वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। तो 29वां राज्य बना। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्यों की संख्या है, तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप बोलेंगे कि अभी तो 29 हुआ था, तो 29 हुआ था तो हम उसमें एक जम्मू कश्मीर को जोड़े थे। अगर जम्मू कश्मीर को घटा लेते हैं तो 28 होगा। अब पूछेंगे जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया? तो 370 जब धारा हट गया, वहाँ से अनुच्छेद हटा दिया गया, तो वह चला गया सीधे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर बट गया। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 क्षेत्रों में बच गया। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दमन दीव और दादर नागर हवेली 2 राज्य थे जिनको एक में मिला दिया गया है। दमन दीव व दादर नागर हवेली, ये 2 राज्य थे जिनको एक में मिला दिया गया, तो 3 एक हो गया। एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 4 हो गया। एक हो गया चंडीगढ़ 5 हो गया और एक हो गया अंडमान निकोबार और एक हो गया पुदुचेरी और एक हो गया लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एक राज्य हो गया है। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। जिसमें से विधानसभा की सीटें कहा जाए अब वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों में 3 जगह है। एक दिल्ली में है, एक पुदुचेरी में है और एक जम्मू कश्मीर में। माने एक का मतलब एक सीट नहीं, मतलब विधानसभा की बात की जा रही है। विधानसभा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और कहाँ पे, पुदुचेरी। इस समय जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है। और इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये रहा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद का जो पॉइंट है वह हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि अब जो राज्यों से क्वेश्चंस आते हैं वह लगभग, आपको जो भी डाउट आपका होगा वो लगभग क्लियर हो गए होंगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित जो मामले जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। संविधान में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है,